नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषयों के बारे में, और आज भी दो बेहद ही खास विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए इस पे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे नवजात पशुओं में बीमारी और उसकी रोकथाम को लेकर, साथ ही बात होगी मछली पालन की। तो आज के विषय आपने जान लिया, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है आपको हमारे विशेषज्ञ देंगे, आपकी जानकारी को और पूरा करेंगे। आज हमारे साथ कौन मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर अतुल आनंद जी, आप सलाहकार हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SK सिंह जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे जो नवजात पशु हैं उनमें किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसकी रोकथाम हम कैसे करें। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अतुल जानना चाहेंगे आपसे, जब भी हम बात करते हैं नवजात पशुओं की, क्या स्थिति है हमारे देश में, किस तरह का उनका, अगर हम बात करते हैं उनके स्वास्थ्य की, क्या स्थिति आप देखते हैं उनकी? जी हाँ, जैसे अभी आज की डेट में देखा जाए तो जो मृत्यु दर है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है उस समय पे हम देखते हैं कि ज़्यादा होने लगता है मृत्यु दर। तो उस समय में किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो नवजात है उसकी जो रख रखाव है वो ना कि सिर्फ उसके पैदा होने से शुरुआत होती है, जब वो मादा जो है गर्भ धारण करती है वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। जो पहले 3 महीने हैं वो काफ़ी अहम रहते हैं, और जो आखिरी के 3 महीने हैं वो बहुत अहम रहते हैं। तो इन 3 महीनों में किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो आहार है वो अच्छा दें, कैल्शियम की मात्रा जो है वो एक पर्याप्त मात्रा में दें। कुछ किसान भाई लास्ट के ट्राइमेस्टर में देते हैं, लेकिन उस चीज को रोकना है। आपने शुरुआत के दिनों में कैल्शियम की जो मात्रा है वो पर्याप्त देनी है, क्योंकि उसमें नवजात की जो हड्डियां हैं वो बन रही होती हैं। उस समय पे मादा को ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की मात्रा जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जी बिल्कुल, देखिए आवश्यकता रहती है, और ये बेहद ज़रूरी, क्योंकि जिस तरीके से संतुलित आहार आप अपने पशु को देंगे, नवजात पशु में भी उसका असर रहेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतर हो सकेगी। लेकिन इस दौरान और किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे करें, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। डेयरी व्यवसाय में नवजात पशु हमारी आगे की संभावनाएं तय करते हैं। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उनके जन्म से लेकर 6 माह तक विशेष देखभाल की जाए। इस देखभाल में उनको दिए जाने वाले दूध की मात्रा, ठोस आहार शुरू करने का सही समय, बीमारियों से उनका बचाव और गर्मियों में उनका आवास प्रबंधन शामिल है। तो पशुपालक नवजातों के लिए इन बातों का ध्यान रखें, जैसे छोटे बच्चों के आहार में अचानक बदलाव न करें, साइलेज 6 माह के बाद देना शुरू करें। गर्मी के मौसम में नमक व ग्लूकोज का घोल बना कर दे। पशु के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा जानने के लिए स्किन टेस्ट करें। यदि पानी की कमी है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चे को 6 माह तक मां का दूध दे। जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो उसे सूखी घास दे सकते हैं। सूखी घास में विटामिन A, D और B कॉम्प्लेक्स मौजूद। छोटे बच्चों की खुराक धीरे धीरे बढ़ाए। दूध छुड़ाने के पहले बच्चे को दलिया देना शुरू करें। इसके अलावा नवजात को बीमारी से सुरक्षा देना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए समय रहते पशु को ये टीके लगवाएं। बच्चों को पेट के कीड़े की दवा 3 माह का होने पर दे, 6-6 माह के अंतराल पर दे दवा। पशुपालक ध्यान रखे कि तुरंत दवा देकर टीका न लगवाएं। आहार व पानी का तापमान सामान्य रखें। 4 माह का होने पर ब्रोसेलोसिस का टीका लगवाएं। 6 माह का होने पर FMD का टीका लगवाएं। टीके लगवाते समय सरकार की योजना का लाभ लें। इस तरह देखा जाए तो ये छोटे बच्चे डेयरी व्यवसाय में विकास की भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य से ही पशुधन में इजाफा होना संभव होता है। साथ ही इस नई पीढ़ी से भरपूर उत्पादन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
तो जाना आपने किस तरीके से जो टीकाकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नवजात पशुओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनकी सेहत की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ ही हमारे जो किसान हैं पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में काफ़ी अब आगे बढ़ रहे हैं। इस बारे में भी आपको हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे, मछली पालन की अगर बात की जाए, सरकार की तरफ से हम देख पा रहे हैं लगातार जो प्रोत्साहन है वो दिया जा रहा है और एक खास योजना जो है वो भी तैयार की गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। क्या स्थिति आप देखते हैं मछली पालन की अब हमारे देश में? धन्यवाद शर्मा जी। जैसा कि आप जानते हैं, मछली जो है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज वर्तमान में भारत में 16 बिलियन टन से ज्यादा मछली का उत्पादन हो रहा है और 57,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतवर्ष को निर्यात के माध्यम से आयात प्राप्त हो रही है। और भारत में तकरीबन 3,300 से ज्यादा मत्स्य प्रजातियां हैं, जिनमें 800 मछली प्रजातियां जो हैं वो पालन योग्य हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में 50 के ऊपर मछलियां ही मत्स्य पालन में उपयोग ली जा रही जी। जिसमें अगर बात करें मछली पालन का, तो भारत में मछली पालन सामुद्रिक जल में किया जाता है, ये मीठा जल में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ग्रामीण परिवेश पे किया जाता है। और मछली पालन में उत्पादकता किसी भी फसल से अधिक होती है। इसमें रोजगार सृजन की संभावनाएं होते हैं, इसमें आय सृजन की संभावनाएं होती है, साथ साथ इसमें औषधि गुण है। इसलिए मछली पालन हमारे लिए विशेषकर कुपोषण दूर करने के लिए भी काफी उपयोगी रहा है, क्योंकि सरल सुपाच्य प्रोटीन होता है मत्स्य में, यानी पोषण के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इससे जुड़ रहे हैं या जो किसान जुड़ना चाहते हैं, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी आपसे हम लेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। मछली पालन देश का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। वहीं देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। आने वाले 3 से 4 साल में मछली निर्यात भी दोगुना करने की योजना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। हालांकि पिछले 2 सालों में इस व्यवसाय पर कोविड की वजह से कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन व्यवस्थित रणनीति के कारण आई कमियों को जल्द ही दूर कर लिया गया। पिछले 2 वर्षों में मत्स्य विकास दर में 2019-20 के मुकाबले 2021-22 तक 14.3% की वृद्धि रही, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग पीएम मत्स्य संपदा योजना का रहा। इससे जहां छोटे मछली पालक आसानी से लाभ ले सके, वहीं बीमा कवरेज के तहत 31.47 लाख किसानों को मदद मिल सकी। छोटे स्तर पर इस व्यवसाय में काफी संभावनाएं हैं। अगर युवा मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो देसी प्रजातियों का चयन करके कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआती दौर में रोहू, कतला, मृगल प्रजाति की देसी मछलियों का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। मौजूदा तालाबों या नए तालाब बनाकर इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। तालाब का निर्माण ऐसे स्थान पर करें जहाँ की मिट्टी में अच्छी उर्वरा शक्ति हो और जल का रिसाव ना हो। जिस तालाब में मछली पालन किया जाए वहां तालाब का जल स्तर 2 मीटर होना चाहिए। नर्सरी तालाब में ये कम से कम 1 से 1.5 मीटर होना जरूरी है। मछली पालन का काम शुरू करने से पहले पानी के रंग और उसकी पारदर्शिता का परीक्षण कर लें। अगर पानी का रंग नीला या हरा होता है तब समझ लें कि तालाब में हरे या नीले शैवाल का फैलाव है। मीठे पानी में मछली पालन शुरू करने के लिए विषय विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रशिक्षण है वो ज़रूर लें। इस बारे में भी डॉक्टर सिंह से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अतुल आपके पास हम आना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारे नवजात पशु हैं उनका स्वास्थ्य जो है, उनकी सेहत जो है उसका हम ख्याल रख सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो एक पशुपालक को शायद जो तैयारी है वो पहले से ही करनी चाहिए। जी हाँ,
जैसे ही जो गर्भधारण कर लेती है मादा, तो उस समय पे जो पहले 3 महीने हैं, उस समय पे किसान को उसके आहार का खास तौर से ध्यान देना है। उसमें मिश्रित आहार, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं, वो देना है। और हो सके तो 40 ग्राम मिनरल मिक्सचर हमेशा डाइट में उसकी ऐड कर देना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि भरपूर मात्रा में जो पर्याप्त खनिज है, विटामिन हैं, वो मिल सकते हैं मादा को, ताकि जो नवजात है वो स्वस्थ पैदा हो। और इस चीज़ में साथ में ध्यान रखना है, आहार के टाइम पे कैल्शियम के लिए उस पर जोर देना है कि शुरुआती जो 6 महीने हैं उस समय में आपने कैल्शियम देनी है। लास्ट के जो ट्राइमेस्टर है, जो लास्ट आखिरी के 3 महीने, उनमें आपने कैल्शियम का जो डाइट में एडिशन है उसके रोक देना है जी। और साथ में आपने हमेशा से ध्यान रखना है कि साफ पानी, स्वच्छ जो आप चारा दे रहे हैं, अगर मौसम बदल रहा है तो उसमें कोई चारे में फफूंद वगैरह वो सब ना लगी हो, क्योंकि उससे भी छोटी छोटी चीज़ों से भी बीमारियां जो है वो पनपने लग पड़ती हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए इन बातों का ख्याल रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो ऐसी दशा में जो है ठंड का मौसम आ गया है, तो ठंड से कैसे बचाए? और ठंडक में उनके राशन पानी, खान पान की क्या व्यवस्था है, और इसमें जो ठंडक में बीमारियां लगती हैं उससे हम किस प्रकार से सचेत रहे, मछलियों को हम बीमारी से बचा सकें। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर एस.के. सिंह हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं, जब सर्दियों का क्योंकि अब मौसम आ चुका है और ऐसे में हम देखते हैं कि इसका असर भी मछलियों पर होता है, तो किस तरह की सावधानी इस दौरान हमारे मछली पालकों को रखनी चाहिए? सवाल किया है। सर्दियों में मछलियों की बढ़वार प्रभावित हो जाती है और मछली उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि भूमिगत जल की भराई तालाब में करते रहें, क्योंकि भूमिगत जल का जो तापमान होता है 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। और सर्दी के मौसम में अगर जल का तापमान 7-8 डिग्री हो जाता है तो मछली का भी तापमान वही होता है, क्योंकि मछली जो है विषम रक्त प्राणी है, हम जो हैं सम रक्त प्राणी हैं। तो हमारा तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा बना रहता है 12 महीने, लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता। जैसा जल का वातावरण होता है उस तरह के तापमान होता है। तो ऐसी अवस्था में मछलियों को कम भोजन सर्दियों में देना चाहिए, अन्यथा वो नुकसान करता है, और उसमें जल की भराई करते रहना चाहिए। और तापमान उससे थोड़ी तापमान में जल की वृद्धि होगी तो उत्पादकता उसमें प्रभावी होगी। और खाने के रूप में जहाँ सामान्य दशाओं में 3 से 5% कुल शारीरिक भार के हिसाब से मछली का हम आहार देते हैं, तो इस सर्दियों में 1% के नीचे के दर से हम मत्स्य आहार देते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए काफ़ी हद तक जो आहार है उस पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से जो तापमान है उसको आप नियंत्रित करते हैं। और भी आज के समय में कई ऐसी सावधानियां हैं जो अपनानी चाहिए। अब अच्छा प्रबंधन जो है उसको काफ़ी आधुनिक रूप से हम देखते हैं हमारे जो मछली पालक हैं अपनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पशुपालन क्षेत्र में भी हम देखते हैं। खासतौर से डॉक्टर अतुल, अगर देखा जाए जो हमारे जो डेयरी व्यवसाय की अगर बात की जाए तो काफ़ी आधुनिक डेयरियाँ जो हैं हमें नज़र आती हैं। सरकार का भी प्रयास ये है कि जो हमारे पशु हैं वो निरोगी रहें, लेकिन शुरुआती अवस्था में हम ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका जो टीका है वो सबसे पहले हमें लगवा लेना चाहिए? जी हाँ, जैसे ब्रुसेलोसिस हो गए, क्योंकि जो पहले 4 महीने का बच्चिया जो है, फीमेल काफ जो है, उसे ब्रुसेलोसिस का टीका लगवाना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में जब बड़ी हो जाती है बच्चिया तो उस समय पे इसका इलाज कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों के ये अनुरोध है कि 4 महीने का जैसे ही बच्चिया होती है तो उस समय अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके ये टीका जो है वो निःशुल्क लगा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के कार्यक्रम के अंतर्गत ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये अपने किसी भी नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। टीका देखिए आप लगवा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं मुकेश जी? खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं जी। शर्मा जी बोल रहे हैं जी। मुकेश जी आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सुन पा रहा हूँ सर। जी सर, एक गाय अभी देने लगभग 2 घंटे पहले सर जी, इसे बहुत अच्छा चल रहा है सर। और जो बछड़ा है जी, उसके नीचे जो नाल है जी, तो नाल के वहाँ गुब्बारे टाइप है सर। इसलिए मैंने अभी पशु चिकित्सालय में एक तिवारी जी है सर्जन, उनसे भी चर्चा करी, तो उन्होंने बोला कि यार तो बछड़े का ऑपरेशन होगा
और इसे अच्छा लगा तो पूछने कर। जो नाल है वो आप बता रहे हैं कि अभी भी फंसी हुई है कुछ, मुकेश जी? जी आप बता रहे हैं जो नाल है वो अभी भी फंसी हुई है? नहीं, गाय का बछड़ा है सर जी अभी अभी 2 घंटे पहले उसका जन्म हुआ है जी तो उसके नाल की जगह जो नाल आती है ना बछड़े की जी वहाँ पे एक गुब्बारे टाइप है लगभग 1 किलो के समथिंग जी। उस पर बाल नहीं है सर, एक मास्क टाइप है। व्हाट्सएप नंबर नहीं मेरे पास, उसकी फोटो भी अभी व्हाट्सएप कर देता आपको सर। जी चलिए बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि इस तरह की जी में इसका क्या हो सकता सर? जी डॉक्टर अतुल, क्या है ये जो जिस तरह के बता रहे हैं स्थिति बनी हुई है? 2 घंटे पहले ही जो इनका पशु है उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हाँ जी हाँ, जैसे हो सकता है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि किसी डॉक्टर साहब से इन्होंने कंसल्ट किया है, तो ये एक एक्स्ट्रा मास बता रहे हैं कि जो टिश्यू है उसकी एक ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके ऑर्गन जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस समय पे कभी कभी एबनॉर्मल कोई टिश्यू जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो हो जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ट्यूमर जो है वो पनप रहा हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की फॉर्म ले, तो इसीलिए बेनाइन हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बताया होगा कि इसकी जो है सर्जरी होगी, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो इसीलिए इनको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके वहाँ पे सर्जरी करवा लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि समय रहते अगर ये सर्जरी हो जाए तो बचपन में हाँ ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन और ये बहुत अच्छी बात मुकेश जी, आपने तुरंत ही जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क किया, और ये हर एक पशुपालक को करना चाहिए। जब इस तरह की आपको सामने दिक्कत दिखती है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, निकटतम जो पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क जरूर करें। आगे भी हमारे जो विषय हैं इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं और यहाँ आप कीजिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मछली पालन और साथ ही नवजात जो हमारे पशुओं के शिशु हैं उनकी किस तरीके से आप देखरेख कर सकते हैं, उनको कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको हम लगातार दे रहे हैं कि खासतौर से मुरैना मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना सिर्फ कृषि मेला बल्कि कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है 11 से 13 नवंबर के बीच। तो जो हमारे मुरैना के किसान हैं या आसपास के जिले जो हैं मध्य प्रदेश में, आप इस मेले में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर नवीनतम जो तकनीक की जानकारी है वो आपको मिलेगी। जो विशेषज्ञ हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे। और हमेशा से सरकार का प्रयास यही रहा है, तमाम जो प्रदर्शनियाँ होती हैं उसमें ना सिर्फ जो किसान हैं वो कुछ नया सीखें, उस तकनीक को अपनाएं, और उसके बाद क्योंकि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं हमारे वो पहुँचते हैं इस नई जानकारी को जानने के लिए, तो वहाँ जो हमारे किसान हैं आप भी ज़रूर इस कृषि मेले में पहुँचें, इस प्रदर्शनी में पहुँचें और वहाँ से भी आप जानकारी लें। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र के बारे में यहाँ आज इस कार्यक्रम में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल एक दर्शक फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मछली पालन में कर रहा हूँ 2-3 साल से जी, तो उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। मुनाफा नहीं हो पा रहा है। मछली अब इस टाइम मेरे पास है रोहू कतला जी, तो जो है रोहू कतला में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कैसे होगा? जो बढ़वार है वो नहीं हो पाती उनकी। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह क्या जानकारी देना चाहेंगे? राजेंद्र जी को बता रहे हैं कि रोहू कतला इनके पास है लेकिन उनकी बढ़वार नहीं हो पाती और उस वजह से जो मुनाफा है वो इनको अच्छा नहीं मिल पाता।
में है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस दर से इन्होंने रोहू कतला का संचय किया हुआ। तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम ये आवश्यक होता है कि किस साइज की मछली इन्होंने डाला है और कितनी मात्रा में डाला, तभी बढ़वार की बात की जा सकती है। सामान्य दशाओं में ग्रामीण तालाबों में जो कार्प मछली पालन किया जाता है या मिश्रित मछली पालन किया जाता है, तो 5 से 10 हजार बच्चे प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक होते हैं और उसमें जो है 10 ग्राम के साइज के बच्चों को डाला जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसान भाई जो हैं वो 10,000 की जगह पर 20,000 25,000 बच्चे डाल देते हैं और लोलुपता बस वो सोचते हैं कि जाति बढ़वार होगी। तो ऐसे बढ़वार नहीं होगी। जो भी को संपूरक आहार दिया जाता है वो मछली तो शुरुआत में ही खा जाती है, बढ़वार प्रभावित हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं होती है। तो सबसे पहली सावधानी उनको बड़े आकार की मछली डालना है, उसके साथ साथ उन्हें सही मात्रा में डालना है और सही अनुपात में डालना है। अब जो कार्प मछली पालन है उसमें 6 प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है, क्योंकि तालाब का जो स्तर होता है 3 स्तर होता है, ऊपरी सतह, बीच वाला सतह और निचला सतह। तो ऊपरी सतह में 3 प्रकार की मछलियां, 2 प्रकार की मछलियां पाली जाती हैं, कतला और सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प होती है नीली हरी पीली काई जो होती है उसको खाती है, और कतला उस काई को खाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे चित्तप्लवक होता है, वो खाती है कुदरती आहार। अब ये दोनों किसी संग्रहक पर चिपक जाते हैं, मिसाल के तौर पर घास पर या किसी लट्ठे पर चिपक जाते हैं, जिसको रोहू खाती है। और घास अगर बाहर से देते हैं, स्थली या जली देते हैं, तो उसके लिए ग्रास कार्प मछली को देते हैं। और जब ये प्लवक मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं और तली में बैठ जाते हैं, तो जो मृगल या नैन मछली होती है वो खाती है। जी, यानी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी जो है मछली पालकों को होनी चाहिए और उसी के अनुसार वो आहार दें और उनकी जो संख्या है उसका भी ख्याल रखें आप तालाब में। फिलहाल हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था सर, मैंने अपनी भैंस का गर्भाधान कराया था दिसंबर के लास्ट महीने, मतलब हफ्ते में जी, और लगभग नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। तो सर 10 महीने पूरे हो गए सर। तो कुछ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 4 से 6 दिन में भैंस मतलब दूध देना शुरू कर देगी। सर उसमें क्या क्या अभी सावधानियां रखनी है और किस तरीके से देखभाल करनी है, और अभी जब बछड़ा जन्म हो जाएगा तो उसके बाद में क्या क्या देखभाल करनी पड़ेगी? और चलिए, गर्भपाल का जो अंतिम समय बता रहे हैं किस तरह की सावधानी बरतनी होगी डॉक्टर? जी हाँ, जैसे ही इन्होंने देखना कि जब बच्चा नवजात पैदा हो जाएगा तो उसके जो चेहरे पे म्यूकस लगा होगा उसे साफ कर लें पहले, और फिर उसकी जो नाल है उसको 1.5 इंच नीचे से काट लें, और फिर उसे जो है खड़ा होने दें, और जो तुरंत उसे जो दूध है वो उसका सेवन कराएं, क्योंकि इसमें खीस की जो है बहुत महत्वता होती है, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है कोलेस्ट्रम की, खीस की। तो इसीलिए उस समय पे, क्योंकि अगर आप खीस जो है वो समय पर पिलवा देते हैं तो उसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पशु की वो बढ़ जाती है, जो है वो बढ़ सकती है। जी हाँ, और वो 4 महीने के लिए वो बढ़ी रहेगी। इसीलिए अगर मादा आपकी वैक्सीनेटेड है तो वो जो वैक्सीनेशन के उसे इम्यूनिटी मिली हुई है वो आपके नवजात को भी 4 महीने तक मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ये ज़रूरी, इस बात का आप ख्याल रखें। साथ ही डॉक्टर अतुल, क्योंकि जिस तरह की बीमारियां हम पशुओं में देखते हैं, जैसे अगर एफएमडी की बात हम करते हैं, खुरपका मुंहपका, तो क्या जो हमारे नवजात पशु हैं इनमें भी इस तरह की कोई बीमारियां आ सकती हैं? जी हाँ, खुरपका और मुंहपका के लिए नवजात जैसे ही 6 महीने का होगा उस समय पे इसका टीकाकरण जो है वो अनिवार्य है। ये भी किसान भाई जो है वो फ्री में, मुफ्त में इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये निःशुल्क जो है वैक्सीनेशन जो है ये करवाई जा रही है पूरे भारत में। तो देखिए पूरी तरीके से निःशुल्क है, सिर्फ आपको वहाँ पर जाना होगा। और जो अब देखिए हमारे पशु चिकित्सक जो हैं वो गांव में भी पहुँच रहे हैं। अब इस तरह की पूरी जो प्रणाली है वो तैयार की गई है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो हैं वो अब गाँव तक पहुँचेंगी, जिससे पशुपालकों की समस्या का हल हो। फिलहाल हमारे साथ आनंद प्रताप सिंह जी जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, हम जान रहे थे क्या 10 बाई 10 के टैंक में जो है मछली पालन किया जा सकता है? 10 बाई 10 का आप चाहते हैं तालाब में मछली पालन करना? हाँ जी जी। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो जितना ये बता रहे हैं क्षेत्रफल जो बता रहे हैं।
जी 10 बाई 10 इन्होंने फीट बताया, मीटर बताया, मुझे नहीं स्पष्ट हो पाया। आनंद जी 10 बाई 10 फीट आप बता रहे हैं? जहां तक हम समझ पाए फिट ही उन्होंने बताया, करीब 10 बाई 10 का। और किस तरीके से और बेहतर इसको बना सकते हैं डॉक्टर सिंह? वैसे 10 बाई 10 फीट के तालाब में छोटी मछलियों का, जैसे बच्चों का है, नर्सरी तालाब से वो जीरे लाए और उसमें करके कुछ मछली के शिशुमीन पैदा कर सकते हैं, या रंगीन मछलियों का शौकिया तौर पर पालन करते हैं तो उसमें गोल्ड फिश हो, गप्पी हो, होली हो, इस सब मछलियों का पालन करें तो ये उससे लाभ उठा सकते हैं। वैसे मत्स्य पालन के लिए, कार पालन के लिए जो है उसके लिए करीब आधा 2000 वर्ग मीटर के तालाब मछली पालन के लिए काफी उपयुक्त माने जाते हैं। उसमें बढ़वार अच्छी होती है, इसे 1 हेक्टेयर तक किया जा सकता है, 10,000 वर्ग मीटर तक किया जा सकता है। जहाँ तक पंगास मछली का पालन है तो उसमें लोग 500 वर्ग मीटर से लेके 1000 वर्ग मीटर तक के तालाब में केवल पंगास मछली का पालन आजकल जो विदेशी मछली है उसका करते हैं। और उसमें तालाब प्रबंधन की विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, केवल कृत्रिम या संपूरक आहार देना होता है, या उसके साथ साथ जो है जल की आवश्यकता होती है और तालाब की आवश्यकता होती है। उसमें अन्य प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं होता। 1.5 किलो दाना संपूरक आहार खिलाते हैं तो उसमें 1 किलो मछली पैदा 8-9 महीने में हो जाती है। जी डॉक्टर सिंह, लेकिन इसके साथ सरकार की जो एक प्रमुख योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका फायदा कैसे एक किसान को मिल सकता है? इस योजना से जुड़ के क्या क्या लाभ इसके जरिए मिल पाएगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बहुत सारे आयाम हैं। भारत सरकार तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के लाभ के लिए इसमें दे रही है। 24-25 तक लक्ष्य रखा है। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के लिए डायरेक्ट रखा है और उसमें विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कोई साधारण किसान है और ग्रामीण स्तर का किसान है, 1 हेक्टेयर का तालाब अगर बनाता है तो उसके लिए 7 लाख रुपए का उन्होंने मानक रखा है और उसमें 60% अनुसूचित जात के लिए तथा किसी वर्ग की महिला के लिए अनुदान रखा है और सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा है। तो किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो निवेश है, आहार इत्यादि की जो जरूरत होती है, बच्चे की जरूरत होती है, उर्वरक की जरूरत होती है, उसमें भी 4 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से किया है। उसमें भी 60 और 40 का जो पैमाना है तो लागू किया जा सकता है। और किसान भाई अपने जिले स्तर से, विशेषकर उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा, यहाँ समय समय पर पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है और किसान भाई आवेदन करते हैं और उनका परियोजना संस्तुत होती है तो उन्हें इसका लाभ मिल जाता है। अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है, वो किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है सरकार की इन योजनाओं का, क्योंकि बेहतर ढंग से जो क्रियान्वयन है इनका किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं फोन लाइन पर, गीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका गीता जी, क्या जानकारी लेना चाह रही हैं? ये बच्चा डालते हैं और दाना देके बढ़ाने में मतलब कितना खर्च? जी मैं चाहूंगा अपने सवाल आप एक बार दोहरा दें। जैसे बच्चा डालते हैं जी, तो दाना देने में कितने महीने में 1 किलो हो जाएगा साइज? चलिए, डॉक्टर सिंह जानना चाह रहे हैं कि जो मछली का जिस तरीके से बीज लाते हैं उसके बाद उसको हम आहार भी देते हैं, तो उसकी जो परिपक्वता है कितने समय बाद हो सकती है, कितने समय बाद उसको हम बाजार लेके पहुंच सकते हैं? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मछली का बीज 2-3 तरह का होता है। अगर कार मछलियों की बात करें तो शिशुपूनों का उत्पादन जो होता है 1 महीने की अवस्था होती है और 3 महीने तक अंगुलिकाओं का उत्पादन होता है। कुछ प्रगतिशील कृषक जो होते हैं उसे 4-5 महीने तक करते हैं। सामान्य आज की परिस्थितियों में अगर कोई किसान भाई केवल अंगुलिका उत्पादन करता है तो उसको 3-4 महीने में दुगनी आमदनी प्राप्त होती है। कई किसान भाई तो 5-6 गुना आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका, अगर भंडारण आपके पास अंगुलिकाओं का है तो 5 से 10,000 अंगुलिकाएं आप मार्च के महीने में डालें और नवंबर के महीने तक निकालें तो 1 किलोग्राम की मछली आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए शुरुआत में आपको 10% की दर से कुल शारीरिक भार का दाना खिलाना होगा जो ग्रामीण स्तर पर मौजूद है। जिस सरसों की खली हुई, धान का कना हुआ, सोयाबीन की खली हुई, ये सारी चीजें मिला कर देते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आजकल बाजारों में उपलब्ध आहार है, जैसे जल प्लावित आहार है, तो इसको आप
1.5 किलो दाना खिलाकर 1 किलो मछली पैदा कर सकते हैं। पंगास मछली में इस तरह किया जाता है। कार्प भी लोग कर सकते हैं। और कार्प मछली पालन में यह है कि उसको उर्वरकीकरण की भी आवश्यकता होती है। गोबर 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से देना होता है। 1/4 भाग बच्चा छोड़ने के 1 महीने पहले देना होता है। 10 बराबर भागों में डालना होता है। उसके अलावा चूने का प्रयोग होता है। चूना रामबाण होता है। चूने से जल की स्वच्छता बनी रहती है और चूने से ऑक्सीजन की बढ़त होती है, पीएच का संतुलन होता है, रोग निवारण होता है। और तो इस तरह चूना एक तरह से रामबाण है मछली पालन के लिए, काफी लाभकारी। अगर उसका इस्तेमाल लगातार हमारे किसान करते हैं और किस तरीके से उनको फायदा मिल सकता है मछली पालन के क्षेत्र में, और जब अगर वो पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो कैसे जो नवजात शिशु हैं पशुओं के, उनकी देखरेख वो कर सकते हैं बेहतर ढंग से। इसके बारे में और भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं नवजात पशुओं में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही मछली पालन के बारे में भी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, प्रेमनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेमनाथ जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, भैंस का बच्चा 5 महीने का है तो गोबर ढीला देता है जी। परिया ककड़ी है 5 महीने की जी। हाँ, तो गोबर है जो पतला दे रहा है। गोबर जो है पतला कर रहा है, 4 से 5 महीने का है। तो क्या इनको उसको खिलाना चाहिए? क्या पेट में कीड़ों की वजह से इस तरह के हो सकता है या कुछ और वजह? नहीं, आमतौर पे देखा जाता है कि नवजात में जैसे ही आप पशु आहार में चेंज करते हो, बदलाव करते हो, तो उस समय पे आपको ये लक्षण जो हैं वो दिखने लगते हैं। लेकिन अभी आप ये क्या कर सकते हैं कि उसकी जो स्किन है उसको उठा के देखें कि क्या वो एकदम से नीचे जा रही है। अगर जा रही है तो ठीक है, उसकी अभी डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बराबर है। तो अगर लेकिन वो देरी से स्किन जो है वो नीचे जा रही है, इस तरह से उठा के देखेंगे तो अगर देरी से जा रही है तो इसका मतलब कि उसमें जो डिहाइड्रेशन है, जो उसका पानी का है, पानी की कमी हो रही है। तो उसको ये क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज और नमक इनका घोल बना के उसको पानी को पिला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चीनी नहीं मिलानी है, ग्लूकोज मिलाना है, क्योंकि चीनी जो है, जो नवजात है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता
होगा उसमें उसकी डाइजेशन नहीं होती है जी। तो इसीलिए आपने हमेशा से ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है वो आप ऐड कीजिए और आपने ध्यान रखना है कि अगर जैसे ही आप जरा सा भी डाइट में उसके जो आप आहार दे रहे हैं उसमें जरा सा भी चेंज करेंगे, अगर आपको बदलाव करना ही है तो आप धीरे धीरे कीजिए। अगर एकदम से आप बदलाव कर देंगे, जैसे अभी आपने दूध पे रखा हुआ था तो एकदम से आप चारे पे ले आएंगे तो ये लक्षण जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आहार में जो बदलाव है वो कम से कम करें। और हाँ, कीड़ों के कारण भी ये हो सकता है और कीड़ों की दवाई जो है वो आप टाइम टू टाइमली जो है आप समय पर देते रहिए, क्योंकि कीड़ों की जो दवाई है जब आपने टीकाकरण करवाना है उसके लिए भी महत्वता है, क्योंकि जब आप टीकाकरण करवाने जाएंगे तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए कीड़ों की दवाई भी पहले आप दे दें, उसके हफ्ते के बाद जो है टीकाकरण जो है वो आप करवाएं। जी बिल्कुल। और खासतौर से अभी क्योंकि हम बात करें जब बदलाव क्या आता है, सर्दियों का जो मौसम अब है ऐसे में भी बदलाव हम देखते हैं मौसम को, तो इस दौरान भी कोई ऐसे खास बीमारी जिसकी संभावना बनी रहती है डॉक्टर अतुल? जी हाँ, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो निमोनिया जो है वो हो सकता है। तो किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना आवास का। आवास में जो हवा है इस समय पे अगर कोशिश करें कि जो बोरे होते हैं वो अपने शेड के पास लगा दें, खिड़की दरवाजे के पास। और रात में जो पशु है और नवजात जो है उसे बाहर ना रखें, क्योंकि रात में काफी ठंडी हो जाती है तो उसके कारण निमोनिया जो है होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे कि नाक से जो पानी है वो निकलने लग पड़ेगा। तो उस समय पे आपने कोशिश करनी है कि जितना गर्म से गर्म आवाज जो है वो उसका रख सके। और साथ में जो उसके नीचे आप पराली वगैरह डालते हैं शेड के नीचे, वो जो बिछोना है उसका वो गीला ना हो, ताकि हाँ बिछानु जो है वो गीला ना हो, ताकि उससे जो निमोनाइटिस के बैक्टीरिया हैं वो ना पनप सकें। तो इस चीज का आपने खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा ठंड लगने के कारण जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आवास प्रबंधन जो है आपको अपनाना होगा और वहाँ पर जो सावधानी है वो बरतनी होगी, जो डॉक्टर अतुल ने यहाँ बताई। डॉक्टर सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो आपने बताया कि जो हमारे मछली पालक हैं उनको फायदा हो रहा है लेकिन जानकारी उनको होनी चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो क्या जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत या कुछ और योजनाएं हैं जिनके जरिए जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है वो मिल सकती है किसानों को मछली पालन के लिए? बिल्कुल। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी किसानों को प्रशिक्षण बहुत सारे संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से लिया जा सकता है। साथ साथ बहुत सारे संस्थानों द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भी दिया जा रहा है। तो इसका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो किसान हैं उनको लगातार कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सके मछली पालन से, और ख़ासतौर से जो दर्शक हैं वो भी यही जानने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, नईमुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, निवेदन ये है सर कि खेती लेते रहे, खेत में हम नवनिर्मित अगर तालाब है हमारा खुदाते हैं तो क्या ये घुले हुए मिट्टी में घुले हुए रसायनों का सर मछली उत्पादन में कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्या? अगर पड़ सकता है तो इसका क्या है, क्योंकि अभी तक रसायन युक्त खेती लेते रहे सर आप। जी धन्यवाद सर। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, ये जानना चाह रहे हैं कि जो रसायन जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, जब उसमें फसल लेते हैं तो कहीं ना कहीं रसायन की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है, और ऐसे में अगर हम वहाँ मछली पालन करें, तालाब अगर हमारा है, तो किस तरह का असर जो है, प्रभाव जो है वो मछलियों की सेहत पर पड़ सकता है? ऐसा है कि जो मत्स्य तालाब की आमतौर पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर तालाब की मृदा अच्छी है तो मछली उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसी दशा में अगर किसान भाई कह रहे हैं कि कार्बनिक खेती कर रहे हैं वो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। उन्हें मत्स्य तालाब चाहिए, उसमें जीवांश का जो अंश होगा मृदा का अगर 2.5% से ज्यादा है और अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि उच्च श्रेणी का है, तो उसमें भी उत्पादकता ली जा सकती है। और कम है तो उसको रसायनों के माध्यम से उसमें डालकर किया जा सकता है। अगर किसान भाई रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो केवल गाय भैंस के गोबरों के माध्यम से, विशेषकर झांसी और बुंदेलखंड के एरिया में जो है पशुओं की समस्या वहाँ ज्यादा है, तो वो गोबर ज्यादा वहाँ मवेशियों के द्वारा रहता है, तो उसको अगर करें 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें तालाब में डालें
तो 2 टन 3 टन तो केवल गोबर के द्वारा ही मछली पालन लिया जा सकता, और उसमें अगर संपूरक आहार, धान कना, सरसों की खली, सोयाबीन की खली जो उपलब्ध है, उसको एक चटाई बनाकर तालाब में प्लास्टिक की चटाई पर 4 फूटों में बांध के लटका दें तो उससे उनको संपूरक भोजन मिल पाएगा जी। तो इससे बढ़वार होगी और मछली उत्पादकता अच्छी होगी। अगर वो कार्बनिक खेती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मछली पालन करने के लिए। बरसात के मौसम में अगर बैसराव भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई परेशानी यानी नहीं होगी की जाती है जी, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जब डाला जाता है तो उस स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल, और ये ज़रूरी कि पानी का जो गुणवत्ता है उसकी आप ज़रूर जांच कराएं। जब भी आप मछली पालन की बात करते हैं, तालाब में जो स्थिति है उसकी आप ज़रूर जांच करा लें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं देवी सिंह जी। आवाज़ मिल पा रही है आपको देवी सिंह जी हमारी? हाँ आ रही है जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। ऐसा हमारी 1.5 साल की बच्ची आई जी, और वो धनचड़ी नहीं है, जावन भी नहीं है जी, और वो दूध दे रही है 1 किलो जी। सुबह की टाइम में 1 किलो दूध दे रही है, बिना जावन हुए। 1.5 साल की बच्चिया है जी। चलिए बिल्कुल, ये जो इनका सवाल है डॉक्टर बता रहे हैं कि करीब 1.5 साल की बच्चिया है, ब्यावन नहीं है, और जो दूध है वो करीब आ रहा है अभी। जी हाँ, ये कंडीशन हम इसे सीडो प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें जो मादा है वो प्रेगनेंसी की तरह पूरे सिम्टम देने शुरू कर देती है। ये हार्मोनल डिजीज होती है। तो इससे इस समय क्या करना है कि इनको नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जैसे इस समय प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का गलत उपयोग करते हैं, तो उसके कारण भी ये बीमारी जो है ये देखी जाती है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी हो जाएगा तो मिल्क लेट डाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस समय पे आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो बच्चिया है उसका आप नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके उसकी जो गर्भ है उसका आप जांच करवाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि पस जो है वो पड़ी हो सकती है। क्योंकि पस पड़ने के कारण भी ये सिम्टम जो है इसे देखे जा सकते हैं। क्योंकि पायोमेट्रा जो कंडीशन हम बोलते हैं उसमें भी ये चीजें देखी जा सकती हैं। इस तरह का जो स्त्राव है उससे भी हो सकता है। जी हाँ, जी बिल्कुल। और खासतौर से जो हम बात करते हैं, अगर जैसे BQ रोग की हम बात करें, ब्लैक वाटर को हम देखते हैं या दूसरे रोग हैं, तो क्या जो हमारे नवजात पशु हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि नवजात जो है वहीं से बीमारियों की शुरुआत जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए HS, BQ, जैसे गलगोटू होगी, ब्लैक वाटर होगी, इन सब की जो वैक्सीनेशन है वो 6 महीने का जैसे नवजात होता है उस समय पे किसान भाई को करवा लेनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि मानसून से की शुरुआत से पहले और मानसून की शुरुआत के बाद 6 महीने के अंतराल में ये टीकाकरण जो है वो होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो टीकाकरण है वो ज़रूर आप कराएं। फिलहाल रणजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा बिहार से। रणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, जानकारी तो मेरा 2 था सर, लेकिन एक में तो बताए कि वो नहीं दे सकते हैं जी। वो आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना जो सवाल है सर। ये सर एक रिसर्च बीज के बारे में सर, एक 2002 में हम लोगों को शिवालिक लेंटिल का। जी बिल्कुल। आज देखिए, पशुपालन से संबंधित जानकारी जो है वो हेलो किसान में आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। और इससे संबंधित अगर आपकी कोई सवाल है या कोई जानकारी है आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर हैं फ्लैश किए जा रहे हैं और जो दर्शक हैं देखिए वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर सिंह, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी लगातार आयोजित किए जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ भी हम मान सकते हैं कि किस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो सर्दियों के मौसम में हमें नजर आ सकती हैं? बिल्कुल, पशुओं की तरह मछलियों में भी बीमारियां होती हैं और ये काफी कुप्रभाव डालती है आर्थिक दृष्टिकोण से, और मछली उत्पादकों के लिए काफी नुकसान होता है। तो सर्वप्रथम मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि वो मछली की तैराकी की अवस्था का पहचान करें। कहीं बेडोल तैराकी तो नहीं है, कोई उसमें परजीवी तो नहीं है, तो इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए जी। आजकल जैसे बाराबंकी के किसान ने भी पूछा था कि सर्दियों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो सर्दियों में विशेषकर एक घाव वाली बीमारी होती है, तो उसको इपिजाटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहते हैं। कवकीय बीमारी है, फंगस के द्वारा होती है। तो इसके लिए सिफैक्स नामक दवा बाजार में उपलब्ध है। 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका
छिड़काव कर सकते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो संस्थान राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है वो नील नामक दवा का आविष्कार किया है और ये अभी इसका बाजारीकरण किया जा रहा है। कोई किसान भाई देश का अगर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ निगरानी परियोजना बीमारियों के बारे में की जा रही है, चलाई जा रही है। तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक को पत्र लिख सकते हैं या हमारे संस्थान के निदेशक को लिख सकते हैं, तो उन्हें हमारे वैज्ञानिक सलाह देंगे और हो सकता है वो दवाइयां भी उन्हें उपलब्ध कराएं और उनका रोगों का निवारण भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मत्स्य जीवों की बीमारी देखी गई है, मछलियों में काफी होती है। जैसे हम लोगों के बापों में मत्स्य जीव होते हैं, मवेशियों में होते हैं, मछलियों में होती है। तो उसके लिए आइवरमेक्टिन एक दवा है, उसको 10 किलो आहार कृत्रिम आहार में 1 ग्राम जो है 1 मिलीग्राम डालना चाहिए और उसको बच्चियों को देना चाहिए। साथ ही साथ एक लंगर के आकार का परजीवी होता है जिसे लर्निया कहते हैं, ये भी होता। इसमें ब्यूटाक्स दवा का छिड़काव तालाब में करना चाहिए। 35 मिलीलीटर 1 सप्ताह के अंतर देना चाहिए। 3 सप्ताह देने तक 100 मिलीलीटर तक देने से इसका निवारण हो जाता है। चलिए, बिल्कुल कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी। और जैसा डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि अगर आपको असामान्य लक्षण वहां दिखाई देते हैं, अगर मछली आपको लग रहा है सामान्य रूप से नहीं तैर रही है, तो ये हो सकता है किसी रोग का लक्षण हो, तो उसकी भी आप जांच जो है वो जरूर करें। लगातार निगरानी करते रहें तालाब की, और साथ ही जो नवजात पशु हैं उनमें और किस तरह की बीमारी हो सकती है और उसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में भी आपको हम लगातार जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं आज नवजात पशुओं में होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में, और साथ ही मछली पालन के बारे में भी। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो दर्शक हैं वो भी जानना चाह रहे हैं किस तरीके से बेहतर पशुपालन जो है वो कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन उनको अपनाना होगा। और खासतौर से डॉक्टर अतुल, अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, बल्कि उसके साथ साथ ये जरूरी कि जो टीकाकरण का समय है उसका जरूर ख्याल रखें। और अब सरकार की तरफ से तो बाकायदा जो पोर्टल है वो भी तैयार कर दिए गए हैं, जहाँ पे सारा जो एक तरह का डेटा है, जो आंकड़े हैं वो रहेंगे, तो पशुपालकों के लिए और आसानी हो सकेगी। जी हाँ,
और साथ में पशुपालकों को ये भी ध्यान रखना है कि जब टीकाकरण करवा रहे हैं उस समय पे जो नीडल है, जो सिरिंज है, वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक ही नीडल या एक ही सिरिंज अन्य पशुओं में भी इस्तेमाल हो रही हो। इस चीज़ का खास तौर से उन्हें ध्यान रखना है। और साथ में उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन है उसकी जो उसके लेबल के ऊपर कंडीशन लिखी रहती है कि जैसे कि अगर 2 डिग्री से 4 डिग्री तक उसे स्टोर करना है तो उसे फ्रीजर में ना रखें, ताकि वो उसी तापमान में रखें, नॉर्मल फ्रिज में रखें, क्योंकि उससे भी वैक्सीन की जो गुणवत्ता है वो खराब हो सकती है। तो वैक्सीन का भी खास तौर पे ध्यान रखें। और कुछ वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन होती हैं जिसमें पानी मिलाया जाता है, उन्हें उन वैक्सीन को कोशिश कीजिए कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप यूज कर लीजिए, इस्तेमाल में ले आइए। क्योंकि अगर आप उसे थोड़ी देर के बाद यूज करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो हो सकता है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाए, उतना आपको जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो नहीं मिलेगी। तो इन सब बातों का आपने हमेशा से ध्यान रखना है। और वैक्सीन लगाते समय जो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर लाइव वैक्सीन है तो उस समय पे जो स्वैब है, सिप्रिट है या बीटाडीन है वो नहीं लगानी है उसके ऊपर। जी, तो बिल्कुल देखिए, इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। नवजात जो पशु हैं तभी उनकी सेहत जो है बेहतर रह सकती है। साथ ही डॉक्टर सिंह आपसे भी जानना चाहेंगे, जो मछली पालन क्षेत्र की हम बात करते हैं वो सिर्फ अब तालाब तक सीमित नजर नहीं आता। अब क्योंकि प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार हमारे जो मछली पालक हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, कई उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और खासतौर से सी फूड को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ऐसे में रोजगार के विकल्प पर अगर हम देखते हैं मछली पालन को तो कितना कारगर है? रोजगार के क्षेत्र में मछली पालन एक बहुत ही बहुआयामी उद्यम है और जो 2.8 करोड़ सीधे तौर पर लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं। और भारत सरकार की जो मत्स्य संपदा योजना की मंशा है कि 6.8 करोड़ के तक आसपास लोगों को 25 तक रोजगार मुहैया इसकी परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता के माध्यम से इसे प्रदान की जाए और मत्स्य पालन को उस स्तर पर लाया जाए। जी बिल्कुल, सरकार का प्रयास है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो किसानों को, मछली पालकों को दिया जा सके। और उसी के साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसकी भी शुरुआत की गई थी, जिसके बारे में बखूबी आपने यहाँ जानकारी भी दी। डॉक्टर सिंह, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा भी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने जाना मछली पालन के बारे में। साथ ही डॉक्टर अब्दुल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे जो सावधानियों की हम लगातार बात कर रहे हैं जिससे हमारे जो नवजात पशु हैं वो बीमारियों से बचे रहें, और कौन सी प्रमुख सावधानी जो पशुपालकों को अपनानी होगी? जी हाँ, जैसे आवास की हम बात करते हैं तो आवास में उन्हें ध्यान रखना है कि जो उनका शेड है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे, साफ सफाई रहे और फिनोल से वो साफ करें। और जो कीड़े हैं, जो परिजीवी हैं, उनसे बचाव रखें। और जो पेट के अंदर की होने वाले कीड़े हैं उनकी दवाई जो है वो नियमित रूप से दें। और टीकाकरण से पहले हमेशा ध्यान रखें कि 1 हफ्ता पहले वो कीड़ों की दवाई पहले दे दें, फिर उसके बाद टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं। और जो शेड है उसकी साफ सफाई के साथ साथ जो हवादार जो शेड है उसको इस समय जैसे सर्दियां आ रही हैं तो उस समय आपने ध्यान रखना कि जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो रात में खुले ना रहें और जो रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। और धूप जो है वो भी नवजात के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि धूप से विटामिन डी जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए पर्याप्त मात्रा में नवजात को जो सुबह सुबह का टाइम है उस समय आप दे सकते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण है वो हमेशा ठंडे समय में करवाया जाता है, या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह के समय पे या फिर सायंकाल शाम के समय पे। दिन के समय पे ना करवाएं। जी हाँ, दिन के समय पे ना करवाएं। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। जो टीकाकरण है बेहद जरूरी है, उसी हिसाब से उनका समय भी है। और सरकार की तरफ से जैसा डॉक्टर अब्दुल आपने बताया कि अब तो निःशुल्क जो है वो टीकाकरण अभियान के तौर पर हम देखते हैं मिशन मोड में सरकार ने लिया हुआ है, क्योंकि अगर पशु निरोगी रहेंगे तो और ज्यादा लाभ जो है वो हमारे जो पशुपालक हैं उनको आने वाले समय में यहाँ हो सकेगा। और कैसे नवजात जो पशु हैं उनको आप बीमारी से दूर रख पाएंगे, आज आपने ये कार्यक्रम में जाना और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अब्दुल आपने आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आप सभी ने कैसे जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल आप कर सकते हैं, उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी कि आप लगातार उनकी निगरानी करें, देखते रहें किस तरह के लक्षण नज़र आते हैं, तो उसके बाद उनकी जांच कराएं और फिर इलाज जो है, उपचार जो है वो ज़रूर कराएं। तो ये तो आज आपने जाना हमारे कार्यक्रम में। अब चलिए जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से आपने सवाल तैयार कर लें। कल बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की और बात होगी रबी दलहनी फसलों की खेती की।
इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल हमारा, जहां पर आप अपना जो सवाल है या सुझाव है हमें लिखकर छोड़ सकते हैं। और आपके पास एक और विकल्प है डीडी किसान कॉल सेंटर का भी। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप ये अपना सवाल जो है दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है ये आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके जब आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर तो हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल सकेगी। और ये सारी जानकारी जो है ये आपको मिल पाएगी मध्य प्रदेश के मुरैना के कृषि मेले में भी। जी हाँ, 11 से 13 नवंबर तक कृषि मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर अलग अलग तकनीक जो है उसका ना सिर्फ जो प्रदर्शनी है वो दिखाई जाएगी किसानों को किस तरीके से हमारी जो कृषि है आधुनिक कृषि में बदल रही है। ना सिर्फ कृषि की हम बात करते हैं, नई तकनीक की जब हम बात करते हैं, फिर चाहे बागवानी की हम बात करें या जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी बात करें, तो कैसे हमारा जो किसान है वो आगे बढ़ रहा है और कैसे कृषि क्षेत्र में और विकास विस्तार हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस कृषि मेले में मिल पाएगी। 11 से 13 नवंबर मुरैना मध्य प्रदेश में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो इस मेले में जरूर जाएं और नई नई जानकारी जो है वो आप हासिल करें। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।